शाम ढल रही थी और घर की दीवारें हमेशा की तरह चुप थीं, लेकिन आज उस चुप्पी में कुछ अलग था। जैसे वर्षों से जमा कोई बोझ अचानक सांस लेने लगा हो। और नीरज को पहली बार एहसास हुआ कि ये घर कभी घर नहीं रहा। ये बस एक जगह थी जहां दो लोग एक ही छत के नीचे रहते हुए भी अलग अलग जिंदगियां जी रहे थे। शादी को 17 साल हो चुके थे। 17 साल जिनमें साथ रहना एक आदत बन गया था और बात करना एक झंझट। 17 साल जिनमें रिया ने धीरे धीरे बोलना कम कर दिया और नीरज ने सुनना, और दोनों को लगा कि यही समझदारी है, यही परिपक्वता। जबकि सच ये था कि वो बस एक दूसरे से बच रहे थे। नीरज को याद आया कि कैसे शुरुआती सालों में रिया की हंसी पूरे घर में गूंजती थी, कैसे वो छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती थी और उतनी ही जल्दी मान भी जाती थी। लेकिन फिर जिम्मेदारियां आईं, नौकरी का दबाव आया, बच्चों की पढ़ाई आई, समाज की अपेक्षाएं आईं, और इन सब के बीच कहीं रिया खोती चली गई। पहले उसकी हंसी गई, फिर उसके सवाल गए, और आखिर में उसकी आंखों की चमक। और नीरज ने ये सब देखा भी और नहीं भी, क्योंकि उसे लगा कि यही शादी होती है, धीरे धीरे खुद को भूल जाना। उस दिन जब रिया ने कहा था कि मुझे अकेलापन लगता है, तब नीरज ने बिना नजर उठाए जवाब दिया था, सबको लगता है। और शायद वही दिन था जब रिया ने तय कर लिया कि अब वो अपनी उदासी किसी से साझा नहीं करेगी। सालों बाद आज वही उदासी इस घर में दीवारों से टकराकर लौट रही थी, क्योंकि बच्चे हॉस्टल चले गए थे और पहली बार ये घर सच में खाली था। और इस खालीपन में रिया की चुप्पी डरावनी लग रही थी। वो चुप्पी जो अब शिकायत नहीं करती थी, उम्मीद नहीं रखती थी, बस मौजूद रहती थी। नीरज ने देखा कि रिया अब उससे किसी बात पर बहस नहीं करती, न देर से आने पर सवाल पूछती है, न फोन चेक करती है। और यही आज उसे सबसे ज्यादा चुभ रहा था, क्योंकि उदास होना अभी भी जुड़ाव का संकेत होता है, लेकिन उदास न होना, इनडिफरेंट हो जाना, एक अंत होता है। उसे याद आया कि कब से उसने रिया को छूना बंद कर दिया था, कब से उनके बीच की नजदीकी सिर्फ सामाजिक औपचारिकता बन गई थी, कब से उनकी बातचीत सिर्फ बच्चों, बिलों और रिश्तेदारों तक सीमित हो गई थी, और कैसे इसी बीच रिया की जिंदगी में कोई और नहीं आया, बल्कि कोई नहीं रहा। उस शाम जब नीरज ने रिया को खिड़की के पास खड़े देखा, बाहर अंधेरे में देखते हुए, तो पहली बार उसे डर लगा कि वो उसे खो चुका है, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी ड्रामे के, बस धीरे धीरे। और उसने पूछा, क्या तुम ठीक हो? तो रिया ने मुस्कुराकर कहा, हाँ। और वो मुस्कान नीरज को किसी झूठ से ज्यादा किसी विदाई ऐसी लगी। उसी रात रिया ने पहली बार अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, और नीरज ने पहली बार महसूस किया कि दरवाजे सिर्फ लकड़ी के नहीं होते, कुछ दरवाजे मन के होते हैं, और एक बार बंद हो जाएं तो दस्तक देने से नहीं खुलते। अगले दिन रिया ने कहा कि वो कुछ दिन अपनी मां के पास जाएगी, और नीरज ने सिर हिला दिया, क्योंकि उसने सीख लिया था कि ज्यादा सवाल रिश्तों को नहीं बचाते। लेकिन भीतर कहीं कुछ टूट गया था। हफ्ते दिन में बदल गए, दिन महीनों में, और रिया वापस नहीं आई, न किसी गुस्से के साथ, न किसी शिकायत के साथ। बस एक खत भेजा जिसमें लिखा था कि वो अब खुद को ढूंढना चाहती है, किसी और में नहीं, खुद में। और नीरज उस कागज को पढ़कर देर तक बैठा रहा, क्योंकि पहली बार उसे समझ आया कि रिया ने कभी उसे धोखा नहीं दिया, उसने बस खुद को खोने से मना कर दिया। महीनों बाद जब तलाक के कागज आए, तो नीरज ने बिना बहस के साइन कर दिए, क्योंकि कुछ रिश्ते टूटते नहीं, खत्म हो जाते हैं, और उनके खत्म होने का शोर नहीं होता। आज इस घर में खड़े होकर नीरज को एहसास हुआ कि सबसे बड़ा अपराध किसी को धोखा देना नहीं होता, बल्कि किसी को धीरे धीरे अदृश्य बना देना होता है। उसकी जरूरतों को आदत समझ लेना होता है। और उसने पहली बार स्वीकार किया कि उसने रिया को कभी मारा नहीं, कभी चीखा नहीं, कभी छोड़ा नहीं, लेकिन उसने उसे कभी पकड़ा भी नहीं। रात गहरी हो चुकी थी, और नीरज ने लाइट बंद की, क्योंकि अब रोशनी भी उसे चुभती थी। और अंधेरे में बैठकर उसने खुद से कहा कि कुछ रिश्ते इसलिए नहीं टूटते क्योंकि कोई गलत होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि दोनों चुप होते हैं, और उसी चुप्पी में सब कुछ मर जाता है। यही था उसका यादों का सफर, एक ऐसी शादी की कहानी जो टूटकर नहीं बिखरी, बल्कि धीरे धीरे खामोशी में दफन हो गई, और जहां पछतावा अब किसी को वापस लाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को समझने के लिए था।